जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे आरआरबी एएलपी के लिए पार्ट बी, जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है हर एक स्टूडेंट के लिए। और हर एक एएलपी का स्टूडेंट डरा हुआ है कि हम लोग पार्ट बी को किस तरीके से क्लियर करें और इसकी क्या स्ट्रेटजी बनाएं। सबसे बड़ी समस्या है और लगभग 90% बच्चों के मन में इसी चीज का डर है। तो आज से आप लोगों का ये डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि अभी आप किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं और एग्जाम हॉल में किस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व करें। हर एक चीज पर हम लोग बात कर रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि प्रॉपर स्ट्रेटजी और अपडेट आप लोगों को यहीं पर मिलेगी। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पार्ट बी, जो सबसे बड़ी समस्या और सर दर्द बना हुआ है एएलपी वाले बच्चों के लिए, तो इसको कैसे क्लियर करें, कैसे क्वालिफाई करें। तो देखिए, सीबीडी 2 में जो पार्ट बी ट्रेड का है, तो वो क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। और आप भी जानते हैं कि जब भी कोई एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो उसमें कभी भी डीप प्रश्न नहीं रखे जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, आप प्रीवियस ईयर भी उठा के देख लेना, जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए हैं, डीप प्रश्न कभी नहीं रखा जाता है। आप अगर सोच रहे हो कि मैं डीप से डीप नोट्स ले लूं, किसी कोई भी ट्रेड हो, आपकी इलेक्ट्रीशियन है, टर है, डीजल है, आपकी कोई भी ट्रेड है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं डीप से डीप नोट्स ले लूं, डीप नोट्स लेकर और उसकी तैयारी कर लूं, तो भाई उसका कोई फायदा नहीं है। आपको भी पता है क्वालिफाइंग नेचर है, यहाँ आपको सिर्फ 27 नंबर लाने हैं। अगर इसकी मेरिट बननी होती तो ये एक चीज थी कि हाँ आप डीप से डीप नोट्स लें। लेकिन अगर कोई पहले से बच्चा पढ़ रहा है तो मैक्सिमम उसने 20 दिन तैयारी की होगी, तो 20 दिन में वो कितना डीप नोट्स पढ़ सकता है। डीप नोट्स में आप एक तरफ से चालू करेंगे, लास्ट तक जाते जाते ही उसको 8-10 दिन लग जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, आप लोग जो भी आपके पास शॉर्ट नोट्स हो या जहां से भी आपको शॉर्ट नोट्स मिले जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, उतना ही पढ़ना है। मैं आप लोगों को इस वीडियो पे बताऊंगा कि हम लोगों को क्वालिफाई करने के लिए मेन किन टॉपिक पर फोकस करना है, ये भी मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। अब उसके बाद बेसिक चीजों का रिवीजन करें। आपका जो सिलेबस है वो आपको पता होगा, जो उसके चैप्टर हैं, टॉपिक है, वो भी आपको पता होगा। तो उन चैप्टर्स या टॉपिक्स के बारे में एक बेसिक जो जानकारी होती है, सिर्फ उतना ही पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम डेप्थ में चले जाएं। आपका ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, आपका ये मेरिट बनाने वाला एग्जाम नहीं है कि इससे आपकी मेरिट बनेगी तो डीप से डीप जाएं। आपको बेस्ट 30 प्रश्न छाटने हैं, सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो सिर्फ आपको डिटेल जाननी है। तो इसके लिए जो बेसिक पॉइंट है आपके चैप्टर से रिलेटेड, आपके ट्रेड से रिलेटेड, जो आपके टूल्स और इक्विपमेंट होते हैं इनसे रिलेटेड, उन चीजों का, उन टॉपिक्स का पहले तैयारी करें। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, देखिए आप लोगों को 15 ऐसे प्रश्न मिलेंगे, 15 प्लस, कम से कम 15 से 20 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो एकदम से बेसिक होंगे। जैसे मैंने वेल्डर से आईटीआई किया है, आपने अलग अलग ट्रेडों से आईटीआई की होगी, लेकिन मैं अपना एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने वेल्डर से किया है। अब वेल्डर से जब आईटीआई किया है तो उसमें गैस वेल्डिंग भी होती है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी होती है। तो गैस वेल्डिंग में कौन कौन सी गैसें मिलकर वेल्डिंग की जाती है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में कैसे कौन कौन सी धातु लगाई जाती है, किस धातु से, और जो उसकी निब होती है वो कितने ऊपर रखी जाती है, ये जो बेसिक जानकारियां हैं। अब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हो रही है, उसमें ये भी होगा कि इलेक्ट्रिक का यूज होगा, ट्रांसफार्मर भी होगा। तो हर एक चीज के जो बेसिक बेसिक नीड है किसी प्रोसेस को करने के लिए, उसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। सिर्फ आपको जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड बेसिक चीजें हैं उसी के प्रश्न, आपको ये 15 प्लस प्रश्न मिलेंगे। तो आप लोगों को ये सोचिए कि सिर्फ 12-13 प्रश्न के लिए मेहनत करनी है, ये 15 प्रश्न बेसिक ही होंगे। अब इन प्रश्नों को आप लोगों को क्या करना है, इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, डबल डबल चेकअप करना है, पूरे ऑप्शन प्रॉपर पढ़ने हैं। क्योंकि अगर इन प्रश्नों में गलती से भी, जल्दीबाजी में भी अगर आपने 2 से 3 प्रश्न गलत कर दिए और इनका एक माइनस भी कट गया, इसका मतलब आपका 4 नंबर चला गया। और 4 नंबर जाने का मतलब है कि आप ट्रेड में कितना नीचे आ जाओगे। तो इन प्रश्नों को टारगेट करना है, जो एकदम बेसिक प्रश्न होते हैं ट्रेड से रिलेटेड, इन पे गलती नहीं करनी है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न होंगे, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है तो सारा प्रश्न जो 75 होगा आपको सरल ही दिखेगा। लेकिन उनमें से जो 15 ऐसे प्रश्न होंगे जो डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे, डायरेक्ट आपकी ट्रेड से रिलेटेड। अब आपने कभी पढ़ा नहीं है उसकी बात अलग है, उसको तो नहीं पता होगा कि हाँ फिटर में होता क्या है, वेल्डर में होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता क्या है, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर आपने ट्रेड का थोड़ा भी पढ़ा है, अच्छे से आईटीआई किया है, तो ये बेसिक प्रश्न आपके सही होने वाले हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। क्योंकि वो टूल से रिलेटेड होते हैं, जो आपकी जरूरतें होती हैं उससे रिलेटेड होते हैं, वो आप 100% सही करने वाले हो, इसलिए डरे नहीं कोई भी। उसके बाद एग्जाम अटेंड करने की स्ट्रेटजी। तो आप जब भी अपना एग्जाम अटेंड करें, पार्ट बी का, जब पार्ट बी का अटेंड कर रहे हो तो आप ध्यान देना सरल प्रश्नों को, जो एकदम बिल्कुल सरल हो,
इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ना, अच्छे से इसको सॉल्व करना और डबल चेक करके ही इन पर टिक लगाना, क्योंकि ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को इन सिंपल प्रश्नों को पकड़ना है और इनके साथ ही बढ़ते हुए 75 तक जाना है। आप हो सकता है पहली बार में आप मुश्किल से 15 से 20 प्रश्न कर पाएं। टाइम बहुत होता है, टाइम की फिक्र मत करना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल प्रश्न होते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा होता है, टाइम की कमी नहीं पड़ेगी। इन अगर 15-20 प्रश्नों का आप एक बार में पढ़ लेते हैं, एक बार पूरे पढ़ते हैं, सिर्फ 15 से 20 प्रश्न आ जाते हैं आपको, जो लगेगा कि हाँ यार मेरे तो 100% ये सही होंगे, क्योंकि ये सिंपल थे, आसानी से इनको कर लिया है। अब उसके बाद आपको कितना और करना है। अब आपने 20 प्रश्न अगर पहली बार में अटेम्प्ट कर लिए, अब आपका टारगेट है कि 10 ऐसे प्रश्नों को छाटे जो मैं बिल्कुल ही क्रैक कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं, मेरे पढ़े हुए हैं और थोड़ा थोड़ा डाउट था, तो उनको सोच समझ के 10 उन प्रश्नों को सॉल्व करें। अब आपके ये 30 पहुंच गए। फिर आपको बाकी बचे हुए प्रश्नों में खोजना है कि क्या कोई ऐसा प्रश्न रह गया है कि जो पढ़ते वक्त मुझे नहीं समझ में आया था, लेकिन अब मैं उस पर ध्यान दूंगा या याद करने की कोशिश करूंगा तो मेरा आ सकता है या आ जाएगा। तो मुश्किल से 5 ऐसे प्रश्नों को और सॉल्व कर देना। तो 35-40 जिसकी तैयारी बिल्कुल इस समय लो स्तर पे है, ये उसके लिए कह रहा हूं। अगर आपने पहली बार में पेपर को देखा, आपको लगभग 30 से 35 प्रश्न आ गए, 30 से 35 प्रश्न आपने कर लिए, बिल्कुल एकदम पहली बार में देखते हैं कि अरे ये तो सिंपल सिंपल है, क्योंकि आपने पढ़ा है, तो जरूर अब जाहिर सी बात है कि 75 में 35 तो कर ही लोगे। अब आपको क्या करना है, दोबारा फिर से अटेम्प्ट लेना है और दोबारा अटेम्प्ट में आपको 10 से 12 और प्रश्नों को बढ़ा के ले जाना है, जिससे आपके 45 के आसपास प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे और आराम से इजिली 27 आपका 100% आ जाएगा। अगर आप लोगों ने ट्रेड को पढ़ा है तो ये पेपर आपको कठिन नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये जो मैंने प्रश्न बताए हैं ना 15, आप जब एग्जाम दे के आना तो गारंटी मेरी है, आप देख लेना, आपको लगेगा यार उसमें तो ऐसे प्रश्न दिए थे जो बिल्कुल भी बेसिक थे, तो आप लोग खुद इस चीज को कहे होंगे। अब उसके बाद देख लेते हैं, जब एग्जाम दोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, अब ट्रेड है, आपने मान लीजिए ट्रांसफार्मर का टॉपिक पढ़ा और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई प्रश्न आया, तो हो सकता है कि आपने उतना डिटेल में ना पढ़ा हो जितना डिटेल में वो प्रश्न दिया हो, लेकिन आपको लगेगा यार मैंने इसको पढ़ा तो है, इसमें ये हो सकता है मैं इसको सॉल्व कर दूं। तो ऐसे आपको मैक्सिमम प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। लेकिन जब आप अपनी इस स्टेप को फॉलो कर लेंगे और आपका अगर टारगेट पूरा हो जा रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व मत करना जिनको लग रहा हो कि हाँ इसका ये सही हो सकता है, ऐसे प्रश्नों को स्किप करना है। क्योंकि जब वो ट्रेड का पूछा जाता है, आपने ट्रेड पिछले कुछ दिनों से पढ़ा है, तो ऐसा लगता है कि यार मुझे तो पूरे के प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन आपको वहां पे लालच में नहीं आना है। अगर आप लालच में आए तो जब आपका 40-50 प्रश्न अटेम्प्ट करने से आपका अच्छा स्कोर हो जा रहा है, यहाँ पे कोई आपको गोल्ड मेडल थोड़ी देगा अगर आप 75 में 75 करके आओगे। जिस अगर किसी बच्चे के 30 आ जाते हैं और आपके 45 आ जाते हैं, तो आप दोनों लोगों की काउंटिंग बराबर ही की जाएगी। तो आप ऐसा रिस्क क्यों लो जहां पे आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ ये हो सकता है, फालतू में आप माइनस पे चले जाओगे, और 1/3 की माइनस मार्किंग बहुत ही खतरनाक होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं 2 बार में सॉल्व करें प्रश्न। आपका जो टाइम है ना, जब आप अपने प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे, अब ये आपने पहला तरीका अपनाया और 40 से 45 तक चले गए। अब उसके बाद आपको जो बचे हुए प्रश्न हैं उन पे टच नहीं करना है, उनको देखना नहीं है, क्योंकि जब आपने लगभग 2 बार प्रश्नों को देख लिया फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आया है, इसका मतलब वो तीसरी बार में भी नहीं आएगा, और तीसरी बार अगर आपने किया तो वो गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जितने प्रश्न आपने किए हैं इन प्रश्नों को एक बार फिर से रिवाइज मान लें, फिर से रिवाइज मान लें, और ये कन्फर्म है भाई, अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की है, थोड़ा सा भी पढ़ा है, आप इस ट्रेड को 3 बार पढ़ सकते हैं। देख लेना, इस ट्रेड को 3 बार पढ़ जाएंगे, क्योंकि पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे 75 प्रश्नों को देखना है, आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट हो गए। दूसरी बार में सिर्फ आपको छूटे हुए प्रश्न अटेम्प्ट करना है, और तीसरी बार में जो आपने किए हैं उनको रीचेक कर लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया हो। लेकिन बदलना तभी जब आप 100% श्योर होना कि हाँ ये हमने गलत लगा दिया है, क्योंकि हो बहुत बार ऐसा चांस होता है कि पहली बार में आप सही लगा दोगे, लेकिन जब फिर से उस प्रश्न पे जाओगे और उसको बार बार ऑप्शन को पढ़ रहे होगे ना, तो आपको लगेगा कि यार नहीं इसका ये हो सकता है, तो गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो जब 100% श्योर होना तभी ऑप्शन को चेंज करना, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद कितने प्रश्न हल करें, मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट चल रहा होगा कितने प्रश्न हल करें, तो मैं आपको बता देता हूँ मैक्सिमम आप 50 तक पहुंचे। 50 से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व ना करें किसी भी हाल में, क्योंकि इससे ज्यादा आप सॉल्व करके ले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्रेड की तैयारी करते हैं, फिटर वाले बच्चे हैं, बहुत ऐसी जगह एग्जाम लगे होते हैं वो लोग ट्रेड का पढ़ रहे हैं, तो भाई उनको तो ये 55-60 तक आ जाएगा, इजिली 55-60 तक कर लेंगे, क्योंकि बेसिक बेसिक प्रश्न होंगे उनके लिए। लेकिन जो सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए ये एग्जाम दे रहा है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा आप 50 तक जाना, और कम से कम
आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि मैं एक्यूरेट कितने नंबर का कर पा रहा हूं, क्योंकि अगर आप 25 करोगे तो 25 से 25 तो सही नहीं होते, एक आध प्रश्न ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि वो गलत हो जाते हैं। तो आप ये देख लेना कि हमें 30 प्लस तो करना ही करना है, क्योंकि एक दो प्रश्न तो गलत ही हो जाते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन पार्ट बी। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा, भैया नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि अलग अलग ट्रेडें हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नोटिस आया था आरआरबी बिलासपुर का, वो इसीलिए आया था कि हमें नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े, हम अपने पूरे जोन का पेपर एक ही शिफ्ट में करा रहे हैं। अगर आपका पेपर एक ही शिफ्ट में होता है पूरे जोन का, तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही खत्म हो गया। अब आप जैसे फिटर के हो, अब आप फिटर के हो और एक वहीं पे आप लोगों के साथ डीजल मैकेनिक का एक बच्चा है जो पेपर दे रहा है। अब आप क्या उससे कहोगे कि सर ये डीजल मैकेनिक वाले का सरल आ गया है और मेरा आपने कठिन पूछ दिया है, तो नॉर्मलाइजेशन कीजिए? क्या आप कह सकते हो? जब आपने फिटर से आईटीआई किया है और फिटर के बारे में आपको नॉलेज है, तो आप डीजल वाले से कैसे कह सकते हो कि आपका पेपर सरल है? वो भी तो आपसे कहेगा कि आपका पेपर सरल है। इसलिए आपको अपनी ब्रांच से मतलब है। जो नॉर्मलाइजेशन होता है शिफ्ट पे डिपेंड करता है, ना कि आपकी ट्रेड पे डिपेंड करेगा। आप लोगों को यही सोचना है कि कोई भी ट्रेड हो, आपको 27 नंबर लाने हैं तो लाने हैं। इस पे ना सरल चलता है और ना कठिन चलता है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन पार्ट बी में नहीं होगा। ये सिर्फ डिपेंड किस पे करता है? शिफ्ट पर। अगर एक से ज्यादा शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर एक ही शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब उसके बाद घाटा किसको होगा? देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जैसे नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। कोई बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है, उसने सोचा कि बाई चांस मेरा सीजीएल ना निकला तो बैकअप के लिए मुझे कुछ तो होना चाहिए मेरे पास, कि मैं क्या करूंगा। तो वो बच्चा क्या करता है कि आईटीआई कर लेता है। कोई आईटीआई का कोर्स कर लिया, अपना नॉन टेक की तैयारी कर रहा है, सीजीएल के एग्जाम दे रहा है। रेलवे आया, उसने वो भी दे दिया। अब जब रेलवे का पहला पेपर दिया, आराम से क्लियर हो गया। अब आप भी जानते हैं उसके बाद आपको टाइम मिला मुश्किल से 20 दिन रिजल्ट आने के बाद। अब 20 दिन में वो उस ट्रेड को कैसे तैयार कर लेगा जिस ट्रेड के लिए उस दूसरे बच्चे ने 2 साल पूरा सिलेबस पढ़ा होगा, पढ़ के एग्जाम दिया होगा, कुछ तो पढ़ा होगा। मैं ये कहता हूं 10% 20% तो पढ़ा होगा। वो आगे रहेगा, या वो बच्चा जिसने कभी नहीं पढ़ा वो 20 दिन में ट्रेड क्या तैयार करेगा? सबसे घाटा इन बच्चों को होने वाला है। अगर ये टाइम 2 मंथ का मिल जाता तो मैं ये कह सकता था कि वो सीजीएल वाला बच्चा आराम से इसको इजिली क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन 20 दिन में 2 साल का सिलेबस खत्म कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसका मतलब वो डिग्री वाले जिन्होंने सिर्फ फॉर्म डालने के पर्पज से कि हाँ मैं फॉर्म डाल लूंगा, जैसे ग्रुप डी हुआ, आईटीआई मांगने के लिए कहा था उन्होंने, इस पर्पज से जिसने ये फॉर्म डाला है या आईटीआई किया है, भाई उस बच्चे को घाटा होने वाला है। वो 20 दिन में इतनी तैयारी नहीं कर पाएगा जो दूसरा बच्चा अपना पढ़ के आईटीआई किया है। तो उसके लिए तो ये फायदा है। और मैं इस चीज का कन्फर्म आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई अगर आपने आईटीआई 2 साल किसी भी तरीके से पढ़ा हो, चाहे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, कॉलेज गए हैं, थोड़ा भी पढ़ा है, आप देख लेना 15 से 20 ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके वर्कशॉप से रिलेटेड होंगे। वर्कशॉप से, क्योंकि फिटर में वो वर्कशॉप होता है, कोई भी ऐसी ब्रांच हो हर एक में वर्कशॉप होता है। तो ये आपके वर्कशॉप के बेसिक प्रश्न होंगे। अब जिस बच्चे ने अभी तक कॉलेज का मुंह नहीं देखा है, सिर्फ एग्जाम दिया नकल करके या कैसे भी पास हो गया, अगर उससे पूछ दिया जाए भाई हेक्सा कैसा होता है, अब उसको क्या पता है हेक्सा किसको कहते हैं। अगर वो फिगर भी दे दिया जाए तो वो हेक्सा नहीं बता पाएगा कि हाँ ये हेक्सा है। तो बताइए कैसे उसको ये चीज की जानकारी होगी? तो इन बच्चों को घाटा होने वाला है। तो अभी भी अगर आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न बचा हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना। मैं कोशिश करूंगा कि आज के आज आप लोगों को उन भी पॉइंट को शामिल करके अच्छे से समझा दूं। आप लोग कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।